Friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is binding energy. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने आगे कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई, स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसा बताया कि भाई न्यूक्लियस एक एटम के सेंटर में होता है। हाँ भाई, वहाँ पे ही होता है। ओके, देन आफ्टर उसकी साइज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई उसकी साइज़ एटम की कंपेरिजन में बहुत सी कम है। अगर एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁴ होती है, उसकी कंपैरिजन में न्यूक्लियस की ओनली फॉर 10⁴ ही होती है। और उसकी वॉल्यूम के बारे में भी मैंने आपको बताया। देन पर अभी हमको फाइंड आउट करना था उसकी मास के बारे में। तो उसका मास का यूनिट में प्रैक्टिकली यूनिट में निकाला था 1 एटॉमिक मास यूनिट। और मास हम पहले हाइड्रोजन के लिए डिफाइन करना चाहते थे, बट हाइड्रोजन इतनी एक्टिव गैस नहीं थी कि वो एवरी एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होकर का कंपाउंड बना सके, इसलिए हमने कार्बन के साथ फाइंड आउट कर लिया। बट हमको हाइड्रोजन एक वेरी स्मॉल पार्टिकल्स था, इसलिए हाइड्रोजन जितना ही मास को हमको 1 एटॉमिक मास मानना था, इसलिए हमने जो कार्बन का फाइंड आउट किया उसको हमने 12 से डिवाइडेड कर दिया, क्योंकि 12 हाइड्रोजन का जो मास होता है वही एक कार्बन का मास होता है। ख्याल आया? ऐसे हमने हमारी डेफिनेशन ने चेंज कर दिया, तो वो मास एक हाइड्रोजन का मास जितना हुआ। ओके, देन आफ्टर हमने ऐसा भी देखा कि भाई हमारा जो एटॉमिक मास होता है ना, वो एटॉमिक मास एक फ्रैक्शन में मिलती है। क्यों ऐसे फ्रैक्शन में मिलती है? क्योंकि हमारी नेचर में हमको एक क्लोरीन हमको मिलता था, वो क्लोरीन एक 35 वैल्यू का वाला भी मिलता था और 36 वैल्यू वाला भी मिलता था। वो ओके, तो उसका हमने वेटेज एवरेज निकाल के उसका वैल्यू हमने डिफाइन करी। वो जो वैल्यू आ रही थी वो इंटीजर मल्टीपल में नहीं आ रही थी, बल्कि वो फ्रैक्शन में आ रही थी। ठीक है, एक डेसिमल में उसकी वैल्यू आ रही थी। ओके, तो एटॉमिक वेट आपका डेसिमल में हो सकता है। देन आफ्टर हमने मिसके हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल है। ठीक है, कि भाई 1 हाइड्रोजन मिसके 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और दूसरा हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन होते हैं और तीसरे हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल था जो तीसरा वाला था, वो उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ओके, तो ऐसा हमने तीन हमने आइसोटॉप्स को हमारे नेचर में मिले, पर तीसरा जो वाला है वो हमको मिला नहीं, बट वो हमने बनाया। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को मिला के वो हमको मिला था। ठीक है, ओके, वो हाइड्रोजन एटम का हमको न्यूक्लियस का मास निकालना था, तो हमने क्या किया कि भाई वो जो हाइड्रोजन एलिमेंट थे, तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया, वो हमको मिला था 1। ओके, ये वो वाली एलिमेंट में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और देन आफ्टर हमको जो मिला वही हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस हमको मिला था। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि भाई अल्फा पार्टिकल्स थे, तो उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 2 था। अल्फा पार्टिकल मींस के हीलियम, तो इसमें 2 ही प्रोटॉन होना चाहिए, बट उसमें 4 उसका जो न्यूक्लियस था ना, उसके न्यूक्लियस की साइज हमको 4 मास ऑफ प्रोटॉन जिसकी हमको मिल रही थी। तो इसमें क्या था कि भाई इसमें एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फाइंड आउट हुई और इसमें 2 न्यूट्रॉन का भी एलिमेंट अवेलेबल था। ओके, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, बट उसके पास ओनली पर मास ही होता है और उसका मास करीब करीब प्रोटॉन के सेम ही होता है। ठीक है, ओके, देन अपने न्यूट्रॉन के बारे में मैंने देखा कि भाई न्यूट्रॉन एक एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं हो सकता, वो ब्रोक होकर वो इसमें से एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, देन आफ्टर हमारे जो नेचर में सभी एलिमेंट थे, तो सभी एलिमेंट का हमने कैटेगराइज किया, एक आइसोटॉन्स में, आइसोटॉप्स में और आइसोबार में। और तीनों दिन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई न्यूक्लियस की साइज़ को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो न्यूक्लियस की साइज़ हमने डिफाइन की थी अगले लेक्चर में, और उसकी जो हमने रेडियस का इक्वेशन हमने निकाला था R = R0 1/3 A एटॉमिक वेट। ठीक है, और R0 की वैल्यू हमने एटम वाले स्टेप में निकाली हुई थी, एक अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवा के, वो भी मैंने आपको बताया। ध्यान पर हमने लास्ट में देखा हुआ था एनर्जी और मास का रिलेशनशिप। ओके, उसके भी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया हुआ था कि भाई कोई भी जो एनर्जी होती है उसको हम डेंस कर देंगे तो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, और मास को हम फैला देंगे तो वो एनर्जी और रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आइंस्टाइन का इक्वेशन उसने बेस्ट दिया हुआ था E = mc²। ओके, और देन आपने उसकी हमने एनर्जी भी हमने निकाली थी कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, वो भी हमने निकाली थी। उसकी एनर्जी हमने निकाली थी, वो फाइंड आउट हो रही थी 935.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग हमको फाइंड आउट हो रही थी। ठीक है, ओके, अभी आपको स्टडी करना है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ओके, तो हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, अभी हमको देखना है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, तो एटम के स्ट्रक्चर में मीन्स के जो सेंटर में जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के बारे में हमने मीन्स के स्टडी किया और हमको मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड पे एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने देखा कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं।
तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें कारण कौन सा इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अवेलेबल होगा कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने स्टडी किया तो हमको मालूम पड़ा कि भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अवेलेबल है एक न्यूक्लियस फोर्स। तो न्यूक्लियस फोर्स हम किसको बोलते हैं कि भाई दो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो वो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, देन आफ्टर उसको हमको सेपरेट करना है तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओके, मैं आपको एक बेसिक में आपको समझाता हूँ। देन आफ्टर हमने नेचर में ऐसा भी देखा कि जैसे कि मैंने एक प्रोटॉन को मैंने कंसिडर किया, ओके, और ये प्रोटॉन का मास आप मान लीजिए कि भाई सपोज के एम है। ओके, बेसिकली हमने ये प्रोटॉन का मास तो हमने निकाल लिया था। कैसे हमने निकाला था मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने एक हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया, वो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास मुझे मालूम था। ओके, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका मीनिंग ये होता है इसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक था, ओके, उसको मैंने रिमूव कर दिया वो एटॉमिक वेट में से। ओके, तो बाकी के जो एटॉमिक वेट बचेंगे वो एटॉमिक वेट होगा न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में ओनली फॉर प्रोटॉन ही था। ओके, तो वो जो वेट फाइंड आउट हुआ वो वेट फाइंड आउट हुआ प्रोटॉन का वेट, ठीक है। ओके, देन आप मैंने एक दूसरा प्रोटॉन कंसिडर किया है या दूसरा न्यूट्रॉन मैंने कंसिडर किया। ओके, अब भी मुझे न्यूट्रॉन का मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने कंसिडर कर लिया है हीलियम को जिसका एटॉमिक नंबर था 2। ओके, बट उसके न्यूक्लियस के सेंटर में उसके न्यूक्लियस अवेलेबल थे 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। तो इसमें से मैंने क्या किया कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन भी मुझे मेरे पास है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास है। तो इन दोनों की वैल्यू का मैंने इसके एक सब्ट्रैक्ट कर दिया एटॉमिक वेट में से। तो हमको जो मिला वो हमको मिलेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कंसिडर किया, 2 न्यूक्लियस मिसके 2 प्रोटॉन, ख्याल आया। तो एक प्रोटॉन का मास था m और दूसरे प्रोटॉन का भी मास था m। देन आफ्टर इन दोनों को मैंने कोई भी इसके एक्सपेरिमेंट करके इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ओके, ये दोनों न्यूक्लियस ही थे, ये दोनों न्यूक्लियस को मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे एक बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा। तो एक का मास m था, दूसरे का भी मास m था, तो टोटल मास कितना होना चाहिए, 2m होना चाहिए। बट हमने देखा कि भाई उसका मास 2m नहीं आ रहा है, वही आपको देखना है, ख्याल आया कि भाई उसका टोटल मास 2m नहीं आया बट 2m माइनस डेल्टा m आया, उसका मास 2m से कम आया, ख्याल आया। ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे हम देखने वाले, ठीक है। देन आफ्टर मैंने क्या किया, एक दूसरा पार्टिकल के बारे में स्टडी किया कि भाई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फा पार्टिकल से मीट होती है और अल्फा पार्टिकल एक सिमिलर ऑफ हीलियम जैसी ही होती है, ठीक है। ओके, और उसके न्यूक्लियस के बारे में हमको स्टडी किया और हमको मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। ओके, तो इसका टोटल उसके पास 4 एलिमेंट थे, तो उसका मास कितना होना चाहिए, 4m होना चाहिए। बट उसका वेट को हमको मेजरमेंट किया, उसका वेट हमको मिला कि भाई 4m से भी कम मिल रहा है, तो उसमें भी कम मिल रहा, और 2 न्यूक्लियस को जोड़ा इसमें भी हमको कम मिला। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको एक डिफेक्ट मिल रही है। किसकी डिफेक्ट मिल रही है, मास की डिफेक्ट मिल रही है। तो हम उसको बोलेंगे भाई मास डिफेक्ट है, मास हमको डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई मास डिफेक्ट है। ओके, ये पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी 12th में स्टडी कर रहे हो, देना पर आप कॉलेज में आओगे और आपकी कॉलेज आपके शहर से बहुत दूर है। ओके, वहाँ पे आपको एक अकेले रहना है, तो आप एक बेडरूम वाला मकान आप किराए पे लेते हो। ओके, तो उसका किराया होता है पर मंथ 1000 रुपीज़। देन आप कॉलेज में जाते हो और आपका फ्रेंड मिल जाता है आपको, और आपका फ्रेंड भी वही शहर में एक अलग रूम में रह रहे और वो भी एक किराया 1000 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं। देन आपने सोचा कि भाई हम दोनों एक साथ में रहना चाहते हैं। ओके, तो आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, तो आप दोनों ने क्या किया, एक ऐसा मकान आपने किराए पे लिया कि जिसमें भाई बेडरूम हो। ओके, तो वो जो बेडरूम वाला जो मकान था उसका किराया था 1800 रुपीज़। पहले आप कितना दे रहे थे, 1000 और 1000 इंडिविजुअली दे रहे हैं। अभी आपको 200 रुपये की बेनिफिट मिला ना, आपको 200 रुपये का बेनिफिट मिला, आपको भी 100 रुपीज़ का और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपीज़ का। ओके, और आप साथ में रहने लगे। देन पर आपका तीसरा फ्रेंड मिला और तीनों आप साथ में रहना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक तीसरा मकान ऐसा आप कंसिडर करोगे कि इसमें 3 बेडरूम अवेलेबल हो। ओके, तो ऐसा मकान आपने किराए पे लिया, उसका रेंट अवेलेबल था 2400 रुपीज़। अगर आप तीनों तीन इंडिविजुअली रहना चाहते हो तो आपको किराया कितना देना पड़ेगा, टोटल 3000 रुपीज़। बट अगर आपने तीनों ने एक ही मकान पे 3 बेडरूम वाला आपने परचेज के किराए वाला लिया, तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा,
2400, तो कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है पूरी सिस्टम का 600, बट इंडिविजुअली कितना बेनिफिट मिल रहा है 200 का बेनिफिट मिल रहा है। देखिए कि जैसे 1000 था एक किराए का, ठीक है, तो वैसे एक प्रोटॉन का मास कितना था 1000 था, या तो उसकी एनर्जी भी कितनी थी 1000 थी। आप मास मानिए या एनर्जी माने, दोनों बात तो एक ही है ना। हमने तो प्रूव कर दिया था भाई अगले वीडियो लेक्चर में ही कि जैसे कि हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, उसको मैं डेंस कर दूंगा तो वो मास मिल जाएगा, अगर वो मास को मैं फैला दूंगा तो वो एनर्जी मिल जाएगी, दोनों एक ही है। तो आप 1000 उसकी एनर्जी मानिए या 1000 उसका मास मानिए। दूसरा आपका फ्रेंड था, उसका भी 1000 था और उसके पास एनर्जी भी 1000 थी, दोनों आपस में मिल गए तो एनर्जी कम हो गई, मास कम हो गया, मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तीन साथ में रहने लगे और मास डिक्रीज हो गया, तो मास का डिफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। कितना मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ 600 का। ख्याल आया आपको? ओके, ये बात को मैं अभी मैं आगे लेके जाता हूँ। देखिए देन आफ्टर थोड़े टाइम के बाद आप तीनों में झगड़े हो गए, ओके, और आप तीनों इंडिविजुअली रहना चाहते हो, इंडिविजुअली आप रहना चाहते हो जैसे पहले आप रहते थे 1000 किराए दे के, ठीक है, ओके। तो आपके मकान मालिक ने आपने बोला कि भाई हम तीनों सेपरेट रहना चाहते हैं, तो मकान मालिक क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि भाई 600 और मुझे रुपीस दे दो। तो आपको इंडिविजुअली कितना देना पड़ेगा 200 व 200 का, तो आपको इंतजाम कितना करना पड़ेगा 200 रुपीज़ का, ओके। बट आपका इंतजाम नहीं हो सकता, तब तक आप कहाँ पे रहोगे? वहाँ पे ही रहोगे, ठीक है। आपकी मजबूरी है कि भाई आपको साथ रहना पड़ता है, बट आप रहना नहीं चाहते हो। क्यों मजबूरी है? क्योंकि आपके पास 200 रुपीज़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, इसके टोटल 600 रुपीज़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। अगर 600 रुपीज़ कोई आपको दे देगा तो आप क्या करोगे कि भाई 600 रुपीज़ वो मकान मालिक को दे के आप तीनों इंडिविजुअली हो जाएंगे। तो वो जो 600 रुपीज़ है ना, वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। ख्याल आया आपको? वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। अगर किसी को जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस को कोई भी बाइंडिंग एनर्जी उसको देंगे, मीन्स के कोई भी उसको एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी लेके वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ख्याल आया आपको? ओके, देखिए ये बाइंडिंग 600 रुपीज़ आपको क्या बना देती है? आपको मजबूर बना के आप तीनों मीन्स के साथ में रहने लगते हो। मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपके पास 600 रुपीज़ नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास डिफेक्ट होकर उसको मजबूरी से वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर उसको कोई एनर्जी देगा तो वो भी क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। चलाया? तो वो जो 600 है वही है बाइंडिंग एनर्जी, जो उसको वहाँ पे मजबूरी से उसको रहना पड़ता है। क्या लाया? ओके, वो भी क्या चाहता है कि भाई इंडिविजुअली सेपरेट ही होना चाहते हैं, बट उसके पास 600 रुपीज़ नहीं है। अगर उसको कोई 600 रुपीज़ देगा तो वो इसके इंडिविजुअली हो जाएगा। क्या लाया? वैसे ही उसको भी कोई एनर्जी देगा तो वो भी सेपरेटली हो जाएगा। वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर इतनी एनर्जी उसको मिलेगी तो सभी न्यूक्लियस के एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा। क्या लाया आपको? ओके, देन यहाँ पर एक बाइंडिंग जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की फाइंड आउट हुई, बट न्यूक्लियस में तो और भी एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर हम न्यूक्लियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने एक एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी में फाइंड आउट की, वो थी 400 जूल। ओके, इसमें हमने न्यूक्लियंस को स्टडी किया कि भाई उसके पास न्यूक्लियंस अवेलेबल है 4। तो इंडिविजुअली 1 न्यूक्लियंस को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 100 जूल। तो जो 100 जूल फाइंड आउट हुई वो फाइंड आउट हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फाइंड आउट हुई। ओके, वो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है ना, वो सभी एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको कार्बन के बारे में बताता हूँ, तो कि कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है 3 और आयन पार्टिकल से उसकी होती है 5। ओके, तो कार्बन ऐसा एलिमेंट है कि इसमें से आप 3 जूल एनर्जी दोगे तो उसका एक 1 न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा, मीन्स के फ्री हो जाएगा। और आयन एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल है, उसको आपको 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उसका 1 न्यूक्लियस मीन्स के सेपरेट होगा। चलाया? तो सभी एलिमेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसका हम पूरे का पूरा एक ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, पर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे डिफाइन करोगे? मास डिफेक्ट से आप डिफाइन करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है। ओके, ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके इंसाइड एक 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होती है। उसका मास की कैलकुलेशन आपने की, देन आफ्टर आपका जो एटमॉस्फेयर एयर जो होती है, इसमें आपने एक ऑक्सीजन को देखा, वो ऑक्सीजन का आपने वेट को मेजरमेंट किया, उसका वेट आ रहा था 15।
और आपने जो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की उसका वेट आ रहा था 16, तो मास डिफेक्ट कितना मिला, 1 मिला ना। तो वो जो मास डिफेक्ट आपको मिला, तो मास डिफेक्ट से ही आप एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे कि भाई E=mc² वाला इक्वेशन में से आप m को सब्जेक्टिव बना दो तो E/c², ठीक है, E को सब्जेक्टिव बना दो तो mc², तो ऐसे आपको इसकी एनर्जी मिल जाएगी। चला गया? ओके, ऐसा हम एक न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं, तो पूरे के पूरा हम यहाँ पे हम लिख के मैं आपको समझाता हूँ। चला गया? पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ओके, अब समझिए कि भाई मेरे पास एक प्रोटॉन अवेलेबल है, एक प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम्स है तो इसमें न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया। तो उसका मास सपोज का मान लीजिए कि भाई m अवेलेबल है। ओके, और दूसरा एलिमेंट मैं कंसिडर करता हूँ, वो एलिमेंट प्रोटॉन भी हो सकता है या न्यूट्रॉन भी हो सकता है। आप उसका मास कैसे डिफाइन करेंगे मैंने आपको बता दिया कि भाई हाइड्रोजन एटम में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो जो बचेगा वही होगा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। देन आप मास ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, हीलियम एटम में से आप निकालोगे, क्योंकि हीलियम एटम में होती है 4 टोटल एलिमेंट्स, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आप जानते हो, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, वो मिस करके क्या होगा, वो भी एक न्यूक्लियस ही है, वो न्यूक्लियस प्रोटॉन का भी होगा या न्यूट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया ऐसे। ओके, तो इसका टोटल मास कितना होगा, AB न्यूक्लियस था तो उसका मास था m, उसका भी मास m था, और ये दोनों न्यूक्लियस को आपने कंबाइन कर दिया तो ये बड़ा आपका न्यूक्लियस बना। ओके, तो उसका टोटल मास कितना होना चाहिए, 2m होना चाहिए। बट हमारे नेचर में हमने देखा कि भाई उसका मास एक कुछ हमको अलग दिखना मिला। क्या दिखना मिला कि भाई उसका टोटल मास 2m नहीं मिला, बट 2m से कम मिला। कितना कम मिला, डेल्टा m जितना कम मिला आपको, ठीक है। ओके, और मैं तीसरा एग्जांपल में देता हूँ एक अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इमिट होते हैं, कंटिन्यूसली वो इमिट होते हैं, ठीक है। यूरेनियम में से वो कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ओके, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम जैसा ही उसका भी ये होता है। ओके, तो हीलियम एलिमेंट का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो ऐसा उसका 4 एलिमेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं। ओके, तो उसका टोटल मास कितना होना चाहिए कि भाई एक का m होता है तो 4 का कितना होना चाहिए, 4m होना चाहिए। तब बनी यहाँ पे हमने चेक किया और एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइंड आउट किया तो उसका भी मास 4m से कम मिल रहा था। देखिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन में यह था हाइड्रोजन, ए भी था हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का मीन्स का ये हाइड्रोजन कैसा था, उसी इसका एटॉमिक वेट 2 हो ऐसा, ड्यूटेरियम। देन आफ्टर ये है आपका हीलियम, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो सभी कैलकुलेशन में आपको एक डिफेक्ट नजर आ रही है। कौन सी डिफेक्ट नजर आई, यहाँ पे भी मास डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी मास डिक्रीज हुआ, तो ये मास की डिफेक्ट आ रही, तो उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ओके, ऐसी हमको मास की डिफेक्ट हमको नजर आई, ठीक है। ओके, हमारी नेचर में हम ऑक्सीजन हम कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके इनसाइड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसका मास हमने कैलकुलेट किया तो उसका मास कोई 16 मिला था हमको। देन आफ्टर हमारे जो नेचर में जो हमको हमारी जो एयर में जो ऑक्सीजन मिला उसका एटॉमिक वेट हमने मेजरमेंट किया तो उसका एटॉमिक वेट में हमको मिल रहा था 15। तो वो जो 1 फाइंड आउट हुआ, वो 1 क्या फाइंड आउट हुआ, ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ। क्या लगा, ऑक्सीजन का भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारी मिस का ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक अलग एग्जांपल देके भी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आप मिस के एक रूम है, आप एक रूम का किराया आप पे करते थे 1000, ये आप अकेले हो, उसका किराया था 1000, ठीक है, ये वैल्यू थी आपकी 1000। अगर आपका फ्रेंड भी आपके साथ में रहेगा तो आपका किराया हो जाएगा कितना, इंडिविजुअली 900 और 900, वो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1800, ठीक है। अगर आपका तीसरा फ्रेंड आते हैं तो आपका किराया हो जाएगा इतना, इंडिविजुअली 800। अगर आप पूरे के पूरा मिस के तीनों इंडिविजुअली रहते हैं तो टोटल किराया कितना हुआ था, 3000। ओके, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2400। अगर इसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 600। तो ये जो 600 यहाँ पे मिला तो वो 600 क्या हुआ, मास डिफेक्ट आपको मिला। क्या मिला, मास डिफेक्ट। जैसे कि एक प्रोटॉन है उसके पास मास था 1000, उसने दूसरा 1000 वाला प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर उसका मास डिफेक्ट आपको कितना मिला, 200 का। देन पे तीसरा प्रोटॉन है उसके साथ आपने कंबाइन करके आपका मास डिफेक्ट कितना मिला, टोटल 600 आपको मिला, ठीक है। तो ये 600 है आपकी मास डिफेक्ट आ गई।
ठीक है। अगर ये तीनों दिन को अभी आपको सेपरेट होना है, उसका एनर्जी का लेवल देखिए इतना है, इतना वो डाउन हो गया है, ठीक है। अगर ये तीनों दिन को सेपरेट होना है, अगर उसका सेपरेट होना है तो इतना उसको होना पड़ेगा, उसको सेपरेट होना है तो उसको 600 एयर करना पड़ेगा। अगर ये 600 एयर होगा तो ही वो सेपरेट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसको सेपरेट होना है तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये 4 एलिमेंट को एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पे भी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 600 जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब ये दोनों इसके तीनों तीन सेपरेट हो गए इंडिविजुअली। क्या आया? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपको मालूम पड़ा? बाइंडिंग एनर्जी वन इज नेगेटिव एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी आप उसको दोगे तो सभी न्यूक्लियस पे इनसाइड वाले सभी न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके हम डेफिनेशन हम लिख देते हैं। मैंने आपको ये पूरे के पूरा मैंने आपको समझा दिया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं समझा, तो मैंने पूरे के पूरा एग्जांपल को आपको अच्छे से मैंने समझा ही दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं उसकी मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी of a nucleus is that quantity of energy, वो क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है ना। ओके, विच when given to the nucleons then इट्स न्यूक्लियॉन्स। अगर इतनी एनर्जी हम न्यूक्लियस को देंगे तो एवरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होती है? इज द एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स विल बिकम फ्री एंड विल लिव, वो फ्री हो जाएगा तो वो लिव हो जाएगा। एंड लिव द न्यूक्लियस, ओके, तो न्यूक्लियस में से लिव हो गया। ओके, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? माइनस में होती है। इट इज हैविंग नेगेटिव साइन, ठीक है। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी एवरी ऑफ न्यूक्लियस इज दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which when given to the nucleus then its nucleons will become free and will leave the nucleons, it is having a negative sign, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में आएगी। क्या लगा आपको? तो ए वाली जो एनर्जी होती है, देखिए पहले इतना लेवल था, इतना लेवल था इसका, उसका इतना लेवल है, तो ए इतना जो पोर्शन है वो क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी हम उसको दे देंगे तो तीनों का इंडिविजुअली 1000 हो जाएगा और तीनों तीन सेपरेट हो जाएगा। क्या लाया? तो ये जो इतनी एनर्जी आपकी जो डाउन हुई है, इट इज़ नॉन एज अ मास डिफेक्ट भी हम बोल सकते हैं, या तो उसको बाइंडिंग एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसा सभी एलिमेंट का हमारे पास नेचर में सभी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल है, तो सभी की हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी मिली हमको वो सभी की डिफरेंट मिल रही थी। वो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मिल रही थी, बट न्यूक्लियस में देखिए ये वाला न्यूक्लियस में 4 एलिमेंट्स अवेलेबल है। सपोज के ये 4 एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, पूरे के पूरा न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए 400 जूल की एनर्जी अवेलेबल होती है। तो इसमें से हमको 1 एलिमेंट को रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? भाई सीधा ही है ना, 1000 जूल की एनर्जी होगी, 100 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो वो जो 100 जूल आई उसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बोलेंगे। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी को क्या बोलेंगे? भाई बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे कि भाई टोटल 4 एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको इसमें से 1 ही को रिमूव करना है तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ख्याल है आपको? ओके, तो इन दोनों के बारे में मैं यहाँ पे लिख देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को हम बोलते हैं भाई BE, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ओके, फॉर 1 कंप्लीट न्यूक्लियस on an elements, then after binding energy per nucleons, binding energy per nucleons for given element, ठीक है।
आपको ख्याल आया बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कार्बन के लिए मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ, इतना तो नहीं होता है, 3 है। देन आफ्टर एफी के लिए 5, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कार्बन का न्यूक्लियस में से आपको एक न्यूक्लियस को लीव करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3। अगर आयन पार्टिकल्स में से आपको 1 न्यूक्लियस को रिमूव करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5। तो ये 5 क्या हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और ये 3 क्या हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये दोनों एलिमेंट कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट, तो दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, और उसकी पूरे की पूरी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या आई, डिफरेंट डिफरेंट आई। ख्याल आया। तो सभी एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। ओके, अब सीधी सी बात मैं आपको करूँ कि भाई बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वाली एनर्जी हमने कैसे डिफाइन कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि भाई 1000 उसका मास है, देन अपना दूसरा एलिमेंट आया उसका भी 1000 था, दोनों ने अपने कंबाइन कर दिया तो दोनों का इंडिविजुअली मास कितना मिल गया, 900। तो यहाँ पे मास पे कितना मिला, 200 का मिला। तीसरा एलिमेंट आया उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया तो 800, तो यहाँ पे मास पे कितना मिला, 600। तो मैं 600 को ही क्या मानता हूँ, एनर्जी में मानता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई एनर्जी मास होती है और मास ही एनर्जी होती है। अगर एनर्जी को हम कंबाइन कर देंगे, उसको डेंस कर देंगे तो मास मिलता है, अगर मास को हम फैला देंगे तो उसमें से रेडिएशन ही निकलती है। क्या है, उसके बारे में भी हमने आगे स्टडी किया हुआ था। ओके, तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे और उसका मास हम कैसे निकालेंगे, तो उसका मास निकालने का तरीका होता है भाई m=E/c²। देन आफ्टर उसकी एनर्जी का निकालने का तरीका होता है E=mc²। क्या है, एक सिंपल सा इक्वेशन था आइंस्टाइन ने दिया हुआ था, E=Δ क्यों मैंने यहाँ पे डेल्टा एम लिखा, क्योंकि आपको डेल्टा एम ही लिखना है भाई। आपको यहाँ पे 1000 था तो आपको 1000 नहीं लिखना है, या तो आपको 900 भी नहीं लिखना है कि भाई 1000 में से कितना कम हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। 1000 में से आपका कम हुआ 900, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आई 100। चला या, उसकी भी आई 100 एनर्जी क्या मिली आपको, इंडिविजुअली मिली, क्या मिली, इंडिविजुअली। देन आफ्टर तीसरा एलिमेंट आया तो 800, तो 800 बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बट बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 200 है। कितनी है, 200 है। क्या आया, तो आपको ए वाला निकालना है, मास डिफेक्ट आपको निकालना है। तो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि मास डिफेक्ट कितना होता है कि आप कितनी एनर्जी उसको दोगे तो वो होगा, तो आपको इतनी एनर्जी देनी है ना, पूरी तो इतनी तो है उसके पास, ठीक है। ओके, तो ये आई बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम बोलते हैं भाई बाइंडिंग एनर्जी, और डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। अभी आपको मालूम पड़ा मास डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। और देन आपका मास डिफेक्ट इनटू c², ये वाली होती है उसकी इक्वेशन है। ओके, हमको ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन का भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऐसे कैसे हमको मालूम पड़ा कि भाई उसका इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो रहा था 8, और पूरे के पूरा एटम का चार्ज कितना होता है, 0। तो 8 उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ओके, तो 8 उसके पास प्रोटॉन था, 8 उसके पास इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल चार्ज उसका था 0। बट हमने न्यूक्लियस में काउंट किया कि भाई उसके पास तो 16 एलिमेंट थे, तो दूसरे 8 क्या था, न्यूट्रॉन था। ओके, 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन, दोनों का हमने क्या किया कि भाई दोनों का हमने एडिशन करके टोटल हमने फाइंड आउट किया एटॉमिक वेट। तो वो जो एटॉमिक वेट हमको मिला, वो एटॉमिक वेट हमको मिला 16, और हमने एयर में से ऑक्सीजन को ले लिया और उसका एटॉमिक वेट हमने प्रैक्टिकली मेजरमेंट किया, उसका एटॉमिक वेट हमको मिल रहा था 15। ओके, तो इसमें से जो मास इफेक्ट आपको मिली वो कितनी मिली, 1 मिली। ओके, तो वो मास इफेक्ट 1 मिली, तो उसकी हमको एनर्जी निकालनी है, तो उसका मैं यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, देखिए पहले हम न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिखते हैं। एटॉमिक मास, देखो यहाँ पे एटॉमिक मास बोल रखा है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1608। उसका क्या मीनिंग होता है, 8 का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ए क्या होती है, एटॉमिक वेट होती है। इज ये पूरे के पूरा एटॉमिक वेट आपको दे रखा है 15.99495 यू। यू का क्या मीनिंग होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसके भी बारे में आपको भी मालूम है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 यू है, ठीक है। देन आफ्टर आपको ए बी सभी का मास आपको दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का होता है 1.00727। अगर ये आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई
या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा। बट आपको याद ये भी रखना है कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है वो प्रोटॉन से हेवी होती है। और सभी का डिजिट देखिए, पॉइंट के बाद 5 डिजिट आपको याद रखनी है और यूनिट भी लिखना है यू। ठीक है, ओके। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे बी आपको नहीं दे रखा है, मैंने आपको पूरे के पूरा इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, लेट सपोज कि आपने उसका बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल दिया, तो उसके इनसाइड एटम के इनसाइड जो न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस में टोटल एलिमेंट कितना है 16, तो उसको आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट में हम एक करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है, फॉर ऑक्सीजन। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना, इट इज़ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो एटॉम के देखिए कि भाई एटॉम के इनसाइड ये पूरे के पूरा एटॉम का स्ट्रक्चर होता है, तो एटॉम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू दे रखी है। तो अभी तक हम जो मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं ना था, तो वो पूरे के पूरी एटम की बात नहीं कर रहे थे, हम उसको ओनली फॉर न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ए वाली मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ओके। और ये जो दोनों एलिमेंट होगा, तो देखिए भाई एटॉमिक नंबर होती है ऑक्सीजन की 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होता है 8 होता है। तीनों की वैल्यू 8 होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को 8 से साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, देन आप उसको भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आप इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देन आप दोनों में से डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। चला या ओके, हम यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हमको चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हमको चाहिए, तो 1.00727 इंटू 8, तो हमको मिला 8.05826 U। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो 1.00866 इंटू 8, तो हमको टोटल मिला 8.06928 U। देन आफ्टर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 इंटू 8, तो हमको मिला 0.00440 U। ओके, मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ न्यूक्लियस 15 इन दोनों यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15.99495 और सब्ट्रैक्ट आपको कर देना है 0.00440 से। तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई 15.99053 U। ठीक है, और 8 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन का हमने कॉम्बिनेशन करके उसका हमने फाइंड आउट किया तो 16.12744 U हमको मिला। तो अब ध्यान पर हमको मास डिफेक्ट हमको निकालनी है। तो मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का ऐड किया तो इतना मिला और हमको जो एटमॉस्फेयर में से मिला तो वो इतना मिला, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -15.99053। ठीक है, ओके। तो उसका डेल्टा एम हमको मिला 0.13691 U, इतना मास इसमें कम हमको मिला। ख्याल आया, ध्यान पर हमको ये जो मास कम मिला तो उसका हमको क्या निकाल देना है, एनर्जी निकाल देनी है। ओके, तो 1 एटॉमिक मास की एनर्जी कितनी होती है वो हमने आगे फाइंड आउट किया था। मैं यहाँ पे आपको फटाफट उसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होती है। ओके, तो उसकी हमको एनर्जी निकालनी है ना, तो mc² का हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे, mc²। तो 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो उसकी जो एनर्जी हमको मिलेगी 1.4924 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है, इसकी एनर्जी का यूनिट आया जूल। अगर हमको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी हमको मिली तो इलेक्ट्रॉन से हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो वो जो वैल्यू हमको मिली तो 0.9315 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। अगर मुझे यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट करनी है तो मिलियन का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻6 होती है ना। तो 9.315 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे मैं लिख सकता हूँ। देना पर उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 931.5 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन होल या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन होल। तो ये आपकी एनर्जी फाइंड आउट हुई। इतनी एनर्जी पूरे 1 एटॉमिक मास यूनिट की होती है। बट हमको बाइंडिंग एनर्जी हमको निकालनी है तो 1 एटॉमिक मास क्या आई ना, हमारे पास तो मास तो इतना ही है। तो वो जो एनर्जी आई उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो हमको क्या करना है कि भाई 0.13691 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो ए बाइंडिंग एनर्जी हमको मिली 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमको पूरी न्यूक्लियस की मिली, बट हमको पर न्यूक्लियस यहाँ पे देखा है। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने को बोला है पर न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे कि भाई उसके न्यूक्लियस में कितना एलिमेंट होता है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल की हुआ 16। तो ए वाली को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज इक्वल टू 127.5 से 5 को हम 16 से हम डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिलेगी, वो मिलती है हमको 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमको मिली ऑक्सीजन की। ये किसकी मिली हमको, ऑक्सीजन की। ऐसे एवरी एलिमेंट के हमने फाइंड आउट की, सभी एलिमेंट के हमने बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली और पूरे का पूरा हमने चार्ट भी बनाया, ठीक है। तो पूरे का पूरा चार्ट के बारे में अभी आपको स्टडी करना है, वो पूरे के पूरा ग्राफ के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, तो मैं पहले मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करके ही रखता हूँ, इसलिए आपका वीडियो कम बने, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था वैसा मैंने यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि आपका टाइम बचे इसलिए, ठीक है। ओके, तो सभी एलिमेंट का मैंने एक जो ग्राफ मैंने आपको बताया है जो किसकी वर्सेस का है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वर्सेस मास एटॉमिक नंबर, ख्याल आया। तो ए वाले ग्राफ में आपको पहले ये देखना है कि भाई सबसे हेवी कौन सा है, यूरेनियम है 238 यूरेनियम, ठीक है। इसका एटॉमिक मास नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे हल्का सा कौन है, सबसे हल्का सा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने 1 हाइड्रोजन नहीं कंसिडर किया है, क्यों, क्योंकि 1 हाइड्रोजन में ओनली पर न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है ना, इसमें दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है कि भाई जिसके साथ वो बाइंडिंग एनर्जी बना सके, चला या। इसलिए 2 हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। 2 हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, 238 की भी सबसे कम होती है। ये पूरे का पूरा ग्राफ के बारे में आपको रीड करके आपको बताना है। देखिए कि भाई सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसकी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे Fe की। जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उसकी इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है। तेना पर सबसे कम किसकी होती है, 2 हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। तेना पर 3 हाइड्रोजन से उससे ज़्यादा, तेना पर हीलियम सी उसके भी ज़्यादा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की भी ज़्यादा, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा। देन आफ्टर यहाँ से ऐसे तेना पर वापिस कम, ख्याल है आपको। ओके, ओके, ध्यान पर आपको दूसरा क्या नज़र आती है, देखिए ये ऑक्सीजन का फाइंड आउट हो रहा है 8 से ज़्यादा। ध्यान पर यहाँ से आप देखिए कि भाई 25 से लेके एक करीब 150 तक, करीब 150 के तक सभी जो एटॉमिक वेट होती है सभी की 50 से लेके 25 से लेके 150 तक सभी की जो एटॉमिक वेट होती है वो सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस 8 से ज़्यादा है। देखिए सम एक जैसी है। देखिए 50 से लेकर 100 तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना है इतना ही 100 से 150 तक है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट हो रहा है, ख्याल है आपको। ओके, ये सभी कंक्लूजन आपको लिखने हैं, ख्याल है। ये सभी आपको जो मैं बता रहा हूँ ना वो कंक्लूजन आपको लिखना है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, Fe की होती है। ओके, उसको आपको रीड करके सभी स्टेप आपको लिखना है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, तो मास इंक्रीज होने से क्या होगा, चला है। देखिए यहाँ पे वापस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज हो रही है, स्टार्टिंग में भी डिक्रीज थी और देना पर इंक्रीज हो रही है, देना पर वापस डिक्रीज हो रही है। उसका रीज़न क्या है वो सभी बात आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम मेन जो फीचर हमको नज़र आते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करने से हमको मिलते हैं वो हम पहले लिख देते हैं, चला या। ओके, देना पर हम 1 बाय 1 हम लिखेंगे।
तो मेन फीचर्स ऑफ ग्राफ, ओके, वन बाय वन हम लिखते हैं। तो पहले तो हम यही मैं लिखता हूँ कि भाई ये 25 यानी कि 30 से लेके 200 तक, 30 से लेके 200 तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा है। और सभी क्या है, कांस्टेंट जैसा ही है, सभी कांस्टेंट जैसा ही, 8 से ज़्यादा है या 10 से कम है, ख्याल आया, ऐसा ही है ना। ओके, तो वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ। फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट 30 लेस देन ए क्या होती है तो आपका मालूम पड़ गया ना, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, एंड 200 तक द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ही भी है, क्वाइट हाई भी है, ख्याल आया। ओके, देन आप देखिए कि भाई लेस देन 30 की मैं बात करता हूँ, देन आफ्टर मोर देन 170, करीब करीब यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, यहाँ से लेके इस साइड की मैं बात करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, और ये जो 30 है उसके भी कम से आपकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो उसका भी आप ऑब्जर्वेशन से आप लिख सकते हो। फॉर ए लेस देन 30 एंड ए इज ग्रेटर देन 170, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज क्वाइट लो। ये क्या होती है, लो होती है, ख्याल आया। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में आपको बतानी है। स्टेबिलिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो सबसे स्टेबिलिटी मटेरियल कौन सा होता है वो आपको बताना है कि भाई उसका रिलेशनशिप किसके साथ है। देखिए, मैंने आपको आगे भी बताया कि भाई मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया था, कार्बन और आयन पार्टिकल्स का, कि जो कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मैंने आपको बताई थी वो थी 3, देन पर आयन पार्टिकल्स की थी 5। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर कार्बन है तो उसको आपने 3 जूल एनर्जी दे दिया, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 प्रोटॉन इसमें से इमिट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वो निकलने का तरीका क्या होता है कि भाई वो ब्रोक हो गया। कोई भी चीज़ वस्तु हो उसको आपको ब्रोक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पर उसको हीट करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा तो आपको एनर्जी भी कितनी देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे Fe है तो Fe को कंपेरिजन करेंगे कार्बन के साथ, तो कार्बन के कंपेरिजन में Fe को ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कार्बन और Fe इन दोनों में से कौन सी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, भाई Fe की। क्यों, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दोगे ना तो सभी एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा। तो सभी एलिमेंट सेपरेट होने का तरीका क्या होता है कि भाई वो टूट गया तभी वो सेपरेट होगा ना, तभी वो इस एक दूसरे के साथ वो अलग हो जाएंगे, ख्याल है आपको। तो जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो आप पूरे का पूरा ग्राफ को आप स्टडी कीजिए कि जो Fe की है ना, तो Fe से किसी की भी ज़्यादा नहीं है। तो जो आयन पार्टिकल्स होता है ना वो मोस्ट ऑफ स्टेबिलिटी आयन पार्टिकल्स होता है, ख्याल आया। ओके, तो स्टेबिलिटी के बारे में आप लिखिए कि भाई लोअर बाइंडिंग जो एनर्जी होती है, लार्जर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है, वो डिफिकल्ट टू ब्रेक होती है। और लोअर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो लेस स्टेबल होता है, तो इजी टू ब्रेक हो जाती है, ठीक है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है, जैसे कि कार्बन है, ठीक है। ओके, तो स्टेबिलिटी के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्जर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, डिफिकल्ट टू ब्रेक, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। एंड लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल, इजी टू ब्रेक, ठीक है। एंड देन आफ्टर ए मीन्स के ग्राफ में से हमको मालूम पड़ा कि जो आयन पार्टिकल्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा है। Fe इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ऐसा हमने कंक्लूजन फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको निकालना है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। ओके, तो एक कंक्लूजन के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया ही था, मैं अभी तक मैं आपको वापस उसका मैं एग्जाम देता हूँ, थोड़ा डीप में आपको समझना है, ठीक है। जो 1 प्रोटॉन था
उसका मास या एनर्जी थी 1000। दूसरा आपने सेम प्रोटॉन लिया जिसका भी मास था या एनर्जी थी 1000, दोनों इंडिविजुअली है। अगर आप दोनों को एक साथ में कनेक्ट करोगे या तो आप कंबाइन करोगे, इन दोनों को आपने एक साथ कंबाइन कर दिया तो आपको उसकी बाइंडिंग उसका मास डिक्रीज होके हो जाएगा 800 और 800। तो कितना डिक्रीज हुआ, यहाँ पे मास पे कितनी आई, 200 आई। देन आफ्टर आप 3 एलिमेंट को एक साथ आप कनेक्ट करते हो, 3 एलिमेंट को, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है 600। सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बट उसका मास हो जाता है 600। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है 200 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है 400 का। ख्याल है आपको? तो ये 200 क्या है, मास डिफेक्ट है, ये 400 क्या है, मास डिफेक्ट है। तो ए वाली बॉडी को मैं नाम दे देता हूँ ए, सेकंड वाली को बॉडी को मैं नाम दे देता हूँ बी। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ए और बी की? देखिए, जिसका भी मास डिफेक्ट ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। तो किसका डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है आपको, इसका 400, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, उसका मास डिफेक्ट ज़्यादा, और ये का कम। और इसका तो कोई है ही नहीं क्योंकि हमने कंबाइन ही नहीं किया था। इन दोनों को कंबाइन किया तो उसका मास डिफेक्ट कितना आया, 200, और उस तीनों को कंबाइन किया तो उसका मास डिफेक्ट हमको कितना मिला, उसका मास डिफेक्ट हमको मिला 400 मिला। ख्याल है आपको, पता चला आपको? ठीक है, ओके। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई, उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई उसको बाइंडिंग, अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो बाइंडिंग एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 200 की। अगर इन तीनों को सेपरेट करना है तो बाइंडिंग एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 400 की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ए वाली जो सिस्टम है, ए वाली सिस्टम को मैंने इतनी एनर्जी दे दी, कितनी भाई, 200। तो तीनों दोनों क्या हो गए, सेपरेट। तेना पर उसको रीअसेंबल करके मैंने ए वाली सिस्टम में बना दिया, उसको रीअसेंबल करके मैंने बी वाली सिस्टम में बना दिया। तो बी वाली सिस्टम बनाने से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मुझको मिलेगी? मैं क्या बोलता हूँ, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मुझे मिलेगी? देखिए कि भाई उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 200, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 400। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके पास एनर्जी थी 800, तो वो एनर्जी रिलीज करके बना देगा 600। ख्याल आया आपको? तो उसको वापस रीअसेंबल करने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको ने यहाँ पे क्या स्टडी किया कि भाई न्यूक्लियस जो होता है लोअर बाइंडिंग एनर्जी का, ये जो लोअर बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस है, इसकी कंपैरिजन में लोअर बाइंडिंग एनर्जी का जो बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हायर बाइंडिंग एनर्जी में। तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे हायर बाइंडिंग एनर्जी में, तब इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ख्याल है आपको? लोअर बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस को जब हम हायर बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस में हम कन्वर्ट करेंगे तब इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका मेथड भी है, तो उसका 2 मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे। ख्याल आया? तो पहले तो ये आपका कंक्लूजन हम लिख देते हैं, आपको मालूम पड़ा ना भाई? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई 1000 था, इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो 800 आया। तो इंडिविजुअली 200 और 300 का मास डिफेक्ट हो गया, तो वही है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तेरा पर 3 एलिमेंट आए तो तीनों एलिमेंट को आपने कंबाइन कर लिया, तो उसके पास एनर्जी थी 600। कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए भाई। तो कितना मास डिफेक्ट मिल रहा है, 400 का मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में कंक्लूजन में लिख देता हूँ, इफ अ न्यूक्लियस nucleon of lower binding energy is converted to higher binding energy is released, binding energy, so that energy is released. There are 2 methods do it. ठीक है, हम ये 2 मेथड से हम एक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका कौन सा एलिमेंट है, यूरेनियम है ना, ये आपका यूरेनियम है।
तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.6 है भाई। अगर उसको हम तोड़ेंगे तो आपको इस साइड जाना है कि इस साइड? भाई आपको इस साइड ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एटॉमिक वेट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर उसको मैंने तोड़ा 238 है तो हमको इक्वली नंबर का मिलेगा। तो एक हमको मिलेगा क्रिप्टॉन, देना पर हमको ए मिलता है, ये दोनों हमको मिलता है। ठीक है, ओके, ये दोनों मिलेगा तो देखिए इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी इसकी कंपेरिजन में कितनी है? ज़्यादा है, 8.4 है। तो इसको मैंने तोड़ा तो ये दोनों एलिमेंट मिले, जो दोनों एलिमेंट की इंडिविजुअली जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस थी वो उससे ज़्यादा थी। तो तोड़ने से आपकी एनर्जी ज़्यादा मिली या कम मिली? पर एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि भाई उसकी बाइंडिंग, ये देखिए ए न्यूक्लियस के पास बाइंडिंग एनर्जी उसकी कंपेरिजन में क्या है? लोअर ही है ना। तो मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, इफ द न्यूक्लियस ऑफ द लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हायर बाइंडिंग एनर्जी सो दैट एनर्जी इज रिलीज। ओके, तो उसके पास भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का लोअर ही है। ओके, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ हाई एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में, तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी। उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ तो उसको मैं ब्रोक करना चाहता हूँ, तो ब्रोक करने का केमिस्ट्री में आपके कौन सी प्रोसेस आप बोलते हो? फ्यूजन या फिजन्स? फिजन्स। ठीक है, आप यहाँ पे फिजन्स करना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो। अगर उसको आप तोड़ोगे, ठीक है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो इन दोनों में से आपको कोई एलिमेंट मिलेगी और इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। चलिए, तो ए वाली मेथड को हम क्या बोलेंगे? फिजन्स मेथड बोलेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं भाई, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि भाई टोटल आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 10 है ना। कितनी है? 10 है। ओके, तो ए वाला पोर्शन है भाई आपका 10 का। 10 आफ्टर यूरेनियम का कितना है? 7.6 है ना। तो यहाँ तक का है यूरेनियम का 7.6, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7.6। देन आफ्टर अगर उसको आपने तोड़ा तो मिलेगा 8.4। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। चला है, उसको मैंने लिख देता हूँ कि भाई क्रिप्टॉन या ETC। ठीक है, ओके, तो ए वाली प्रोसेस को, जो तोड़ने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। दूसरा देखिए, यहाँ से हमने क्या किया कि भाई ये लोअर से हम हायर तक गए ना। एक ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट होता है कि भाई जब हम इसके हाइट में जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमको मैक्सिमम में मिलती है। तो हमने लोअर में से हाइट में गए तो बाइंडिंग एनर्जी हमको मैक्सिमम में मिली। ओके, वैसे मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी के कंपेरिजन में इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपवर्ड में गया। ठीक है, देन अपने इससे भी उसकी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दो हाइड्रोजन को मिला के मैं हीलियम बना देता हूँ। ये वाली प्रोसेस में मैंने क्या किया, उसको तोड़ा। तो ये वाली प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ, इन दोनों को मैं फ्यूज़ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? फ्यूज़। तो ये वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। ख्याल आया आपको? मैंने दो लाइट न्यूक्लियस को मिला दिया, इन दोनों के, ये दो हाइड्रोजन से मिला दिया तो हमको हीलियम मिला। तो हीलियम के पास बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें से बाइंडिंग एनर्जी हमको मिलेगी। तो यहाँ से भी हम ऊपर गए और यहाँ से भी हम ऊपर गए, बट यहाँ से तोड़ के हम ऊपर गए और यहाँ से हम जोड़ के हम ऊपर गए। अगर जोड़ के ऊपर गए तो वो वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। अगर तोड़ के हम आप ऊपर गए तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। तो दोनों मेथड में क्या हो रहा है? दोनों मेथड में आप अल्टरनेटिव सोचिए। तो आप क्या कर रहे हैं, एट दी लोअर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को कन्वर्ट करते हाई न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी में, तो आपको एनर्जी रिलीज मिलेगी। लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को तोड़ के आप कन्वर्ट करना चाहते हो हाई एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को, तो आपको एनर्जी वापस मिलेगी। ठीक है, इन दोनों में क्या मिलती है? एनर्जी आपको मिलती है। तो एक वाली तोड़ने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन्स और जोड़ने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन्स। ख्याल आया आपको? तो दोनों प्रोसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्यूजन्स और फ्यूजन, 1 by 1। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई फर्स्ट में लिखना चाहता हूँ फ्यूजन्स, तोड़ने वाली प्रोसेस। A heavy nucleus is broken to lighter nucleus of higher binding energy. Nucleus energy is released. Fusions nuclear
रिएक्शन। ओके, मैं उसकी रिएक्शन भी लिखना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कंसिडर कर लिया 235 वाला, मैंने कंसिडर कर लिया 235 92 यूरेनियम, और उसको मैं न्यूटन के साथ में हीट करूँगा, न्यूटन के साथ में हीट करूँगा तो उसका वेट हो जाएगा 236 92 यूरेनियम। उसकी साइज इंक्रीज हो गई, तो साइज इंक्रीज हो गई तो वो एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होकर वो ब्रोक हो जाएगा। तो इसमें से हमको मिलेगा 144 Ba, उसका एटॉमिक नंबर है 56, और देन आपको मिलेगा क्रिप्टॉन 36, देन आपको हमको 1 मिलेगा न्यूट्रॉन, और प्लस हमको मिलेगी एनर्जी। चला या देखिए, बेरियम और क्रिप्टॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है ना, और यूरेनियम के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा हमने ग्राफ में स्टडी किया। देखिए यहाँ पे ये से हम गए तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, ओके। तो ये वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन्स। सेकेंड, फ्यूजन्स यानी कि जोड़ना। ठीक है, ओके। तो 2 लाइट न्यूक्लियॉन्स of lower binding energy are fused into a heavier nucleus of larger binding energy nucleus। ठीक है, उस टाइम रिएक्शन देते हैं कि अब हमको 2 हाइड्रोजन को मिलाना है, फ्यूज़ करना है, तो हमको हीलियम मिलेगा, देन आफ्टर 1 हाइड्रोजन बी, और देन आफ्टर 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी हमको एनर्जी मिलेगी। देखिए कितनी एनर्जी मिलती है, मेगा यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ा फ्यूजन्स को उसको कहते हैं, और फ्यूजन्स किसको कहते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमको एक पोर्शन में जाना पड़ेगा, तो अब हम वाइट में ही जाते हैं ना, तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। फ्यूजन प्रोसेस में भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये स्टडी करना है कि भाई जो एफी मटेरियल है, आयन पार्टिकल्स है, तो आयन पार्टिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। क्या रहा। देन आपको दूसरा ये स्टडी करना है कि देखिए यहाँ से जो आपको एनर्जी रिलीज होती है ना, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, हमने एटम का स्ट्रक्चर में, एटम के बारे में हमने स्टडी किया, वो होता है स्पेक्ट्रम के बारे में। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन एक लो एनर्जी लेवल पे होता था, उसको आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी लेवल पे जाएगा, देन आप उसमें से लाइट को इमिट करेगा, वो लाइट इमिट होगी तो उसकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करते थे। किस में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर यहाँ पे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि उसकी एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लाइट एनर्जी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा मिलेगी। इतनी एनर्जी किसकी होती है, गामा रे की होती है। किसकी होती है, गामा रे। और गामा रे के पास एनर्जी ज़्यादा होना यानी कि उसके पास हीट एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर हमारी बॉडी पे मिलेगी पड़ेगी तो हमारी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा। ख्याल है आपको। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जो यूरेनियम का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई 1000 टन कोयले को आप जलाओगे, इसमें से जितनी भी आपको स्टीम मिलती है, इतनी स्टीम अगर आपने 1 यूरेनियम को जलाया तो इसमें से आपको मिलेगी। ख्याल आया। तो दोनों के कंपेरिजन आप ऐसे करते हैं कि भाई 1000 टन कोयले को जलाने से जो भी आपको एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी 1 किलोग्राम ओनली फॉर यूरेनियम को जलाने से आपको एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने स्टडी किया हुआ होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बट इसमें आपको जान क्या रखने की है कि भाई इसमें से इतनी हाई एनर्जी जो प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो उसका ब्लास्ट हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, ब्लास्ट। अगर उसका सही तरीके से हम स्टोरेज कर सके, तो उसका यूज़ हम बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। चल आया। ओके, बट उसका जो स्टोरेज करने की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस ही बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्या है, क्योंकि एक ही साथ में हमको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि भाई उसको स्टोरेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर उसका स्टोरेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। क्या है, वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इसमें से हमको बहुत सारे एनर्जी मिलती है,
वो एनर्जी मीन्स के गामा रेस होती है, और गामा रेस की फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में आपको मालूम पड़ा। वन इज़ अ फ्यूजन, सेकेंड इज़ अ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि जोड़ना और फ्यूजन यानी कि तोड़ना, ठीक है। ओके, तो ये जो इन दोनों तरीके में से, दोनों मेथड में से हमको बाइंडिंग एनर्जी तो रिलीज होती ही है। ओके।